बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ वो है कि अगर हमारे पास कैपेसिटर्स काफ़ी सारे रखे हुए हों और उसको हम डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के अंदर रख दें, मिसाल के तौर पे जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज़। तो अगर हम उनको डिफरेंट कॉम्बिनेशन में साथ जोड़ दें तो फिर उस सूरत में उनकी जो टोटल कैपेसिटेंस है वो इस सर्किट की किस तरीके से बिहेव करेगी, मैं ये देखना चाहती हूँ। ठीक है, टोटल कैपेसिटेंस जो है वो मालूम करना चाहती हूँ कि अगर मैं बहुत सारे कैपेसिटर्स को सीरीज में लगा दूँ तो फिर क्या होगा। इस सर्किट के अंदर मुझे नज़र आ रहा है कि ये मैंने 3 यहाँ पर कैपेसिटर्स लिए हुए हैं। कैपेसिटर का जो सिंबल होता है वो 2 पैरेलल लाइंस जो है वो हम बनाते हैं, जबकि बैटरी के अंदर जो सिंबल होता है उसमें लाइंस जो है वो इक्वल नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर मैंने तीनों को सीरीज में जोड़ा। चलो साथ में यहाँ पर मैं बैटरी भी लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ ना कुछ वोल्टेज जो है वो दे रही हूँ, टोटल वोल्टेज। और चूंकि ये सीरीज के अंदर लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ इसके अंदर चार्जेस फ्लो करेंगे। जो भी चार्जेस फ्लो करेंगे वो टोटल चार्ज मेरा सेम चार्ज जो है वो इस कैपेसिटर 1 में जाएगा, कैपेसिटर 2 में जाएगा, कैपेसिटर 3 में जाएगा। सेम चार्ज, क्योंकि ये सीरीज के अंदर लगे हुए हैं, सीरीज के अंदर सेम चार्ज जो है वो फ्लो करता है सर्किट के अंदर। तो अब मुझे जो है ये बात मालूम है कि यहाँ पर चूंकि मैंने इनको सीरीज में लगाया हुआ है तो टोटल वोल्टेज मेरा क्या होगा, टोटल वोल्टेज मेरा बराबर होगा किसके, V1 प्लस V2 प्लस V3 के। यानी कि जितना मैं टोटल वोल्टेज दे रही हूँ, कुछ इसमें ड्रॉप होगा, कुछ इसमें ड्रॉप होगा और कुछ इसमें ड्रॉप होगा। तो टोटल वोल्टेज मेरा बराबर होगा किसके, V1 प्लस V2 प्लस V3 के। और यहीं से जो है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी कैलकुलेशन। टोटल वोल्टेज जो है वो मेरा किसके बराबर होगा, बाय यूजिंग द रिलेशनशिप Q इज इक्वल टू सी वी। वोल्टेज की जगह पे, यहाँ पे वोल्टेज की जगह पे मैं लिखूंगी Q बाय सी। तो अगर टोटल वोल्टेज है तो Q टोटल बाय सी टोटल आ जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। V1 की जगह पे Q अपॉन C1, V2 की जगह पे Q अपॉन C2 और V3 की जगह पे Q अपॉन C3। ये Q सबके अंदर चूंकि बराबर है तो ये इसको मैंने Q ही से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और इज इक्वल टू के दोनों तरफ अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो दोनों जगह पर Q कॉमन है और कैंसिल आउट हो रहा है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास जो टोटल कैपेसिटेंस बचेगी वो कितनी बचेगी, जो इस फॉर्मूले के अंदर नज़र आ रहा है। और अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एनालाइज करूँ, लेट सपोज C1, C2 और C3 जो है वो मेरी बराबर है 1 फेरेड। 1 फेरेड जो है वो बहुत ज़्यादा कैपेसिटेंस होती है, लेकिन मैंने अपनी आसानी के लिए इसको अभी 1 कर लिया है। अगर मैं यहाँ पर 1 पुट कर दूँ तीनों जगह पर तो मेरे पास C इक्विवेलेंट जो है वो निकल कर आएगा 3 अपॉन 3 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, और C इक्विवेलेंट जो है वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 3। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस तो मेरे पास 1 1 1 थी, लेकिन जब मैंने इन तीनों को सीरीज के अंदर जोड़ा तो 1/3 रह गई अब टोटल कैपेसिटेंस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं भी मेरे पास बहुत सारे कैपेसिटर्स मौजूद हैं जिनकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है और मैं उनकी कैपेसिटेंस को रिड्यूस करना चाहती हूँ, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं उनको सीरीज के अंदर अगर जोड़ दूंगी तो उनकी कैपेसिटेंस जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो सीरीज में जोड़ने से ओवरऑल कैपेसिटेंस जो है वो सर्किट की डिक्रीज होती है। अच्छा, अगर यही कैपेसिटर्स मैं पैरेलल में लगा दूं, जैसे कि मुझे इस डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है कि मैंने अब इस कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगा दिया और मैंने इसको किसी भी पावर सप्लाई के साथ में जोड़ दिया और वोल्टेज मैं दे रही हूँ V टोटल। ठीक है, और ये चूंकि पैरेलल लगे हुए हैं तो जितना भी वोल्टेज मैं दे रही हूँ यहाँ पे भी वोल्टेज वही होगा, यहाँ पे भी वोल्टेज वही होगा, यहाँ पे भी वोल्टेज वही होगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेलल सर्किट। लेकिन जो चार्जेस मैं अब दे रही हूँ, चार्जेस जो है वो क्या होंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर डिफरेंट चार्जेस मुझे मिलेंगे। तो अगर मेरे पास 3 ब्रांचेस हैं तो यहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी कैलकुलेशन। डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस मुझे डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर मिलेंगे। तो अब मैं यहाँ पर QT का फॉर्मूला लिखती हूँ CV। ठीक है, Q1 की जगह C1 V1, Q2 की जगह C2 V2। लेकिन चूंकि वोल्टेज सबके अंदर बराबर है, इसको मैंने V से रिप्रेजेंट किया हुआ है और दोनों साइड पे V कॉमन है, V कैंसिल आउट हो जाएगा और टोटल कैपेसिटेंस मेरे पास आ जाएगी कितनी, C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी अगर मैं कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ दूं तो कैपेसिटर्स जो है वो इस तरीके से ऐड करेंगे कि उनकी जो टोटल कैपेसिटेंस है वो ऐड ऑन हो रही है।
ठीक है, तो एड ऑन होने का मतलब क्या है कि इंक्रीज हो रही है। अगर मेरे पास C1 लेट सपोज C2 और C3 जो है वो बराबर हैं लेट सपोज 1 फैरेड, तो टोटल कैपेसिटेंस जो है वो मेरी क्या हो जाएगी 3 फैरेड। इंडिविजुअल तो 1 थी, लेकिन जब मैंने उनको पैरेलल में लगाया तो टोटल कैपेसिटेंस इस सर्किट की इंक्रीज हो गई, 3 फैरेड हो गई। तो अगर मुझे किसी जगह पर कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज करनी है तो मुझे पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कैपेसिटर्स को लगाना होगा। ठीक है, तो इससे पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था कि कैपेसिटेंस को हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं बाय कंट्रोलिंग द ज्योमेट्री, एरिया और डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। ठीक है, लेकिन हम अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हम कैपेसिटेंस को मज़ीद इंक्रीज कर सकते हैं। किस तरह से कि अगर हम डिफरेंट कैपेसिटर्स को सीरीज में लगा पैरेलल में लगा देंगे तो उनकी कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो एक फैक्टर जो है वो हमें और पता चल गया कि हाउ वी कैन कंट्रोल द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। अच्छा, यहाँ पर ये न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल के अंदर क्या दिया हुआ है हम लोगों को कि एक सर्किट दिया हुआ है और उस सर्किट के अंदर हमसे कह रहे हैं कि आप टोटल कैपेसिटेंस मालूम करें, यानी कि ये सर्किट किस तरह से बिहेव कर रहा है, कितनी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस इसकी कितनी है। ठीक है, और इसमें हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि दो कैपेसिटर C1 और C2 पैरेलल में लगे हुए हैं, और फिर उसके बाद जो है वो अगर हम इन दोनों को पैरेलल में कंबाइन कर देंगे तो ये C12 बन जाएंगे, और फिर C12 C3 के साथ में जो है वो सीरीज के अंदर लगे हुए हैं। और सीरीज कॉम्बिनेशन जब मैं इनकी करूंगी तो फिर मेरे पास ये कैपेसिटर जो है ये टोटल 1 2 3 के नाम से मैं इसको रिप्रेजेंट कर देती हूँ, उस तरह से बन जाएगा। अच्छा, C1 की वैल्यू गिवन है, C2 की गिवन है, C3 की गिवन है, इसको हम निकालते हैं। तो C1 और C2 जो है वो पैरेलल में था, तो मैंने इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कैपेसिटर एड अप हो जाती है, कैपेसिटेंसेस एड अप हो जाते हैं, तो कैपेसिटेंसेस एड अप कर दी मैंने, यहाँ पर ये आंसर आ गया। ठीक है, C12। नाउ C12 एंड C3 आर इन सीरीज। तो सीरीज के अंदर कैपेसिटेंस को हम किस तरीके से ऐड करते हैं, इस तरह, इस फॉर्मूले के जरिए। तो यहाँ पर मैंने C3 और C12 जो मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाली थी, पुटअप की, तो कैपेसिटेंस मेरे पास कितनी आ गई 3.57 माइक्रोफेरेड। दिस इज the required result. Overall capacitance of the of this circuit reduces to 3.57 माइक्रोफेरेड। इस सर्किट के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ पैरेलल में कंबाइन करें या सिर्फ सीरीज़ में कंबाइन करें, बल्कि हम सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर भी कैपेसिटर्स को कंबाइन कर सकते हैं। तो C1 12 थी और C2 5.3 थी, 4.5 थी कैपेसिटेंस, और आप देख सकते हैं कि टोटल जो कैपेसिटेंस है वो इन तीनों से भी कम निकल कर आ रही है, 3.57 निकल कर आ रही है। ओके, तो अच्छा, उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट एक पार्ट और दिया हुआ है। उस पार्ट के अंदर ये कह रहे हैं कि आप Q1 चार्ज मालूम करें C1 के ऊपर। तो चार्ज भी हमें मालूम करना है, ये जो C1 कैपेसिटर है इसके ऊपर चार्ज भी हमें मालूम करना है। तो मुझे चार्ज मालूम करने के लिए क्या चीज़ चाहिए, C1 चाहिए और V1 चाहिए। वोल्टेज ऑन कैपेसिटर 1, कैपेसिटेंस 1, ये C1 तो मुझे गिवन है, यहाँ से पता है मुझे, लेकिन मुझे V1 जो है वो मालूम नहीं है। V1 वोल्टेज मुझे, लेकिन ये बात मालूम है कि जो वोल्टेज इसके ऊपर होगा वही वोल्टेज इसके ऊपर होगा। C1 और C2 का जो वोल्टेज है वो क्या होगा, बराबर होगा। या मैं दूसरे अल्फाज में कह सकती हूँ कि जो वोल्टेज यहाँ पर होगा वही वोल्टेज जो है वो V1 वोल्टेज है, वही वोल्टेज जो है वो V2 वोल्टेज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे वोल्टेज सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि वोल्टेज जो है वो V12 के ऊपर कितना है। ठीक है, तो अच्छा भाई, अब मुझे वोल्टेज मालूम करना है तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, लेकिन किस तरीके से, V12 इज इक्वल टू Q12 डिवाइडेड बाय C12। तो क्या हमें ये चीजें मालूम है, Q12 और C12 अब हमें चाहिए, तभी हम V12 मालूम कर सकेंगे। तो अब C12 ये तो मैं मालूम कर चुकी हूँ, यहाँ पर मुझे पता है, लेकिन क्या मुझे चार्ज मालूम है कि इसके ऊपर चार्ज कितना है? मुझे तो चार्ज ही मालूम नहीं है। इसका मतलब है कि इससे भी मेरा काम नहीं बनेगा। अब मुझे ये बात मालूम है कि यहाँ पर ये और ये सीरीज में लगे हुए हैं, और यहाँ पर चार्ज और यहाँ पर चार्ज सेम होगा। या दूसरे अल्फाज में मैं कह सकती हूँ कि Q12 या
इसके ऊपर जो चार्ज है वो सेम है, या मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मैं इन दोनों कैपेसिटेंस को टोटल कर लूँ तो जितना चार्ज Q टोटल यहाँ पर फ्लो कर रहा है वही चार्ज Q12 होगा। और Q टोटल मालूम करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि मुझे सप्लाई गिवन है, और सप्लाई कितनी गिवन है, वोल्टेज इज इक्वल टू 12.5 वोल्ट जो है वो मुझे यहाँ पर गिवन है कि V टोटल इज इक्वल टू 12.5 वोल्ट्स। और जो है C टोटल भी मुझे जो है वो मालूम है, विच इज C123, ये भी मैं निकाल चुकी हूँ ये। तो इसका मतलब है कि जो थर्ड पैरामीटर है Q टोटल वो मैं आसानी से निकाल सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, Q टोटल निकाला हुआ है। Q टोटल जो है वो क्या है, C123 इंटू V, यानी कि ये एक तरह से टोटल कैपेसिटेंस है और एक तरह से ये जो है टोटल वोल्टेज है। तो यहाँ से मुझे टोटल चार्ज पता चल जाएगा विच इज 44.6 माइक्रो कूलम। लेकिन ये जो टोटल क्यू टी है ये बेसिकली वही चार्ज होगा जो कि इधर C12 के ऊपर भी जा रहा है और C3 के ऊपर भी जा रहा है। तो यहाँ पर जो मुझे वोल्टेज मालूम करने के लिए चार्ज चाहिए था, इसका मतलब है मैंने निकाल लिया है। Q12 और Q टोटल जो है वो सेम है, सेम चार्जेस होंगे। तो अब मैं यहाँ पर अगर Q12 की जगह पर QT जो वैल्यू मैंने डिटरमाइन की है मैं रख दूँ 44.6 माइक्रोकूलम, और C12 की वैल्यू जो कि मैंने यहाँ से 17.3 माइक्रोफेरेड निकाली इधर रख दूँ, तो मुझे V12 पता चल जाएगा। V12 कितना आ गया, 2.58 वोल्ट्स। अभी भी मेरा काम नहीं बना है। V12 बेसिकली बराबर है V1 के, और V2 के मुझे V1 चाहिए। तो ये जो V12 मैंने हासिल किया है ये एक्चुअल में V1 है। अब V1 भी मेरे पास आ गया, C1 भी आ गया, अब मैं Q1 आसानी से मालूम कर सकती हूँ। तो Q1 मालूम करने के लिए मैंने C1 V1 रखा और आराम से मैंने जो है वो Q1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आराम से निकल आएगी वैल्यू। ठीक है। अच्छा, अभी जो है वो हम लोगों ने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखी और एक न्यूमेरिकल इसका हमने सॉल्व किया। अब मैं एक नेक्स्ट टॉपिक में आ रही हूँ कि ये जो कैपेसिटर की डेफिनेशन मैंने क्लेम की थी कि कैपेसिटर जो है वो क्या होता है, इट इज द डिवाइस विच स्टोर चार्जेस, विच स्टोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, या विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर डिटरमाइन करना चाह रही हूँ कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक कैपेसिटर जो है वो स्टोर करने की सलाहियत रखता है। ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अगर मैं देखूं, पोटेंशियल एनर्जी एक दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान, तो मैंने इसका फॉर्मूला आपको बताया था कि अगर Q1 Q2 अपॉन R दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, तो पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, पोटेंशियल होता है U अपॉन टेस्ट चार्ज, लेट सपोज इट इज Q2। तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बेसिकली किसके बराबर है, Q2 इंटू पोटेंशियल के बराबर है। और अगर जिस चार्ज को मैं मूव करवा रही हूँ इन द विसिनिटी ऑफ सम सोर्स चार्ज, ठीक है, उसकी एनर्जी मैं कैलकुलेट कर रही हूँ जिस चार्ज को मैं मूव करवा रही हूँ, और कहाँ मूव करवा रही हूँ, इन सम रीजन। ठीक है। और इस फॉर्मूले को अगर मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूं और मैं इसको Q कह दूं और इसको मैं dV कह दूं, तो इस तरह से भी मैं लिख सकती हूँ। तो जनरली पोटेंशियल एनर्जी की जो डेफिनेशन है वो क्या है, du इज इक्वल टू क्यू डी वी। ठीक है। ये रिलेशनशिप तो पॉइंट चार्ज के लिए है, लेकिन ये जो जनरल रिलेशनशिप यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है वो किसी भी तरह की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है वो मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करना चाहती हूँ कि मैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना चाहती हूँ। तो मैंने इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड पे, दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी, और ये जो है मेरे पास फॉर्मूला बन गया। लेकिन मुझे अपनी रिलेशनशिप से मालूम है, एक रिलेशनशिप जो कैपेसिटर की रिलेशनशिप है उससे मुझे मालूम है कि डी वी जो है वो बराबर होगा किसके, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है dv को, लेकिन dv इज अ फंक्शन ऑफ q। तो dv बेसिकली बराबर है dq अपॉन c के। कैपेसिटेंस कांस्टेंट होती है किसी भी कैपेसिटर की, तो अगर कांस्टेंट है तो मैं उसको इस तरह से लिख सकती हूँ, और फिर जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगी तो फिर जो कांस्टेंट टर्म है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, और ये मेरे पास टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया
टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो सकती है कैपेसिटर की, हम इस फॉर्मूले से ड्राइव कर सकते हैं कि हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रेजेंट, इस हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उस कैपेसिटर के अंदर मौजूद है। यानी कैपेसिटेंस अगर हमें पता हो और हमें चार्ज का अमाउंट पता हो कि वहाँ पर चार्ज कितना रखा हुआ है, तो हम इस फॉर्मूले से मालूम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन बेसिकली ये जो एनर्जी उस कैपेसिटर के अंदर मौजूद है वो लाए कहाँ कर रही है, किस जगह लाए कर रही है? ठीक है, किस जगह लाए कर रही है ये मुझे नहीं मालूम। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा जो है मैं आगे एक्सट्रापोलेट कर रही हूँ। मैं जो है वो क्या कर रही हूँ कि ये जो Q है उसको इन टर्म्स ऑफ मैं पोटेंशियल जो है मैं लिख देती हूँ इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। मुझे पता है Q इज इक्वल टू सी वी के बराबर होता है। ठीक है, जहाँ भी अगर कहीं मैंने V लिखा हुआ है लेट सपोज इधर, तो V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। ठीक है, ये मैं आपको बात पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस कि कहीं V लिखा हुआ है या कहीं डेल V लिखा हुआ है, तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो Q को मैं रिप्लेस कर देती हूँ किससे, डेल्टा V से। V इज़ व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। और अब मेरे पास जो एनर्जी का फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया, U इज इक्वल टू 2C तो पहले से मौजूद था। ठीक है, ऊपर जो है वो C स्क्वायर डेल V स्क्वायर आ गया, तो C एक जो नीचे था और एक जो C ऊपर था वो कैंसिल आउट हो गया, ये मेरे पास बच गई टर्म। अच्छा, मैंने क्या किया कि मैंने इस दोनों इक्वेशन को वॉल्यूम से अब डिवाइड कर दिया, दिस इज द वॉल्यूम। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है मेरे पास, तो मैं क्या कर रही हूँ कि ये जो पूरा वॉल्यूम है जहाँ पर मेरे ये जो मेरा वॉल्यूम बन रहा है क्यूबॉइड सा बन रहा है जिसका एरिया A है और डिस्टेंस D है, तो ये जो वॉल्यूम है दो प्लेट्स के दरमियान वो मैंने लिख दिया है A इंटू डी इस तरफ, और ये वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया है। तो ये जो क्वांटिटी है पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये मेरे पास बन गई क्या, एनर्जी डेंसिटी। और अगर मैं इसको गौर से देखूं इस इक्वेशन को अपने, ये इक्वेशन ये है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, मुझे वैल्यू चाहिए C डिवाइडेड बाय ए डी की। तो मेरे पास जो है वो अच्छा, अब तो मैंने क्या किया यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर D से मल्टीप्लाई भी कर दिया और D से डिवाइड भी कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, डेल्टा V का होल स्क्वायर है ये, और नीचे जो है वो D का भी होल स्क्वायर हो गया, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। अब ये जो सी डी अपॉन ए है इसकी वैल्यू मैं यहाँ से एवोलेट कर सकती हूँ। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, तो यहाँ से मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके पता चला कि बेसिकली दिस सी डी अपॉन ए इज व्हाट, इज एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर सी डी अपॉन ए की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट, टू एज इट इज रहा। और ये जो डेल्टा वी अपॉन डी है ये क्या चीज़ है, इट इज़ नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एनर्जी डेंसिटी जो है वो कहाँ है, यानी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी जो स्टोर होती है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ द कैपेबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से हम फॉर्मूला मालूम करेंगे ये पोटेंशियल एनर्जी का। अगर हमें चार्ज मालूम है कि कितना टोटल चार्ज स्टोर हुआ हुआ है कैपेसिटर पे, उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, यहाँ से भी हम टोटल एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हमें अभी बेसिकली हम देखना चाह रहे थे कि एनर्जी जो है वो कहाँ स्टोर हुई हुई है। ठीक है, मिसाल के तौर पे कोई भी शख्स है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, तो उसके अंदर काम एक बहुत ज़्यादा वेट को कैरी करने की सलाहियत मौजूद है। तो हम सिर्फ अगर इतना बता दें कि भाई इसका मास इतना ज़्यादा है, तो मुझे उससे ये नहीं पता चलेगा कि हाउ मच ही इज़ केपेबल, उसकी जो एनर्जी जो है वो कहाँ स्टोर हुई हुई है। तो मैं जो है वो डिफाइन कर सकती हूँ कि अच्छा भाई इसकी जो एनर्जी है वो इसके मसल्स में, इसकी केमिकल्स के अंदर मौजूद है। डेट्स वाई वो जो केमिकल एनर्जी है बेसिकली वो क्या कर सकती है, वो उसको इस वेट को कैरी कर सकती है। बिल्कुल इसी तरीके से कहीं अगर चार्ज पड़ा हुआ है तो उससे मुझे ये नहीं पता चलेगा कि हाउ मच
उससे जो है मैं कैलकुलेशन तो कर सकती हूँ कि एनर्जी इसके अंदर कितनी है, लेकिन बेसिकली उसके अंदर जो ये फील्ड जो क्रिएट हो रही है, दिस फील्ड इज़ रिस्पॉन्सिबल बेसिकली कि वो किसी दूसरे चार्ज को रिपेल करे या अट्रैक्ट करे। तो बेसिकली जो एनर्जी जो है वो मौजूद है कहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो दिस फार्मूला, दिस द एनर्जी डेंसिटी फार्मूला टेल्स अस वेयर द एनर्जी इज प्रेजेंट इन दिस सिस्टम। ठीक है, अगर आपके पास कैपेसिटर है, ठीक है, उसकी कैपेसिटेंस इतनी है, ओके, ठीक है। और उसका चार्ज भी आपको मालूम है, तो हम बता तो सकते हैं कि अच्छा भाई ये सिस्टम की कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लेकिन बेसिकली दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एनर्जी जो बेसिकली होती है वो कहाँ होती है? फील्ड के अंदर होती है एनर्जी। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से भी जो है वो क्या निकाल सकते हैं? एनर्जी निकाल सकते हैं। और ये जो एनर्जी है ये बेसिकली टोटल एनर्जी नहीं है, दिस इज द एनर्जी डेंसिटी। दिस इज दी एनर्जी डेंसिटी। और ये जो एनर्जी है ये टोटल एनर्जी है, इसको मैंने अभी वॉल्यूम से डिवाइड नहीं किया था। तो दिस इज दी टोटल पोटेंशियल एनर्जी या टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, जो कि ये इस फॉर्मूले से हम निकाल रहे हैं। तो दिस इज दी दिस इज दी सेकंड टॉपिक विच आई हैव कवर्ड इन दिस लेक्चर टुडे। और यहाँ पर मैं एंड कर रही हूँ अपना लेक्चर। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम अलग टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़।